के लिए उसको वही करो ना, सेटिंग में जाके कर लो। हमेशा क्या बार बार आप नेम रीनेम करते रहेंगे, जाके सेटिंग में ही कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे फिर करेंगे तो इसमें मैम फिर। हाँ बोलिए। मैम मैम सेटिंग से ही था, जो आपने जो लिंक भेजा है ना उसमें पहले रजिस्टर करना पड़ा है, फिर उससे वो डिफॉल्ट यस नेम पे मैम। चला गया है। तो सर डिफ़ॉल्ट आ गया है। यस मैम। ठीक है, मैंने रीनेम का ऑप्शन ऐसे दे दिया है, कर सकते हो रीनेम। क्यों भेजा है रजिस्टर वाला? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। चलो, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कोरिलेशन? वर्ड में कोई डिफाइन करो तो। व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन क्या है? एनीवन? बताइए, व्हाट इज कोरिलेशन? हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। मैम कोरिलेशन रिलेशनशिप बताता है दो रैंडम वेरिएबल्स के बारे में। Correlation is the relation between two variables. If change, इसमें भी ये कंडीशन है, correlation between two variables, ये बोल सकते हैं सिंपली स्ट्रेट लाइन में। और वो correlation पॉजिटिव कब होगा? बताओ, correlation पॉजिटिव मैं कह रही थी कि मैम एक और बार रिकैप करवा दीजिए, क्योंकि ना मैं क्लास नहीं हो पाया था बहुत बच्चे का उस दिन। यस मैम। तो मैम कैसे हम कवर करेंगे? तो क्या हो पाएगा? मैम क्लास नहीं कर पाए थे उस दिन, क्लास ज्वाइन नहीं हो पाया था। अच्छा, उस रिकैप दिन करवा देती हैं एक बार तो। यस मैम। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मैं जी में लॉगिन नहीं हो रहा अरे था हम लोग मीटिंग का कॉलेज। लॉगिन ही नहीं ले रहा था। अच्छा, तो दोबारा से बताना पड़ेगा सेम चीज। देखो, जब दोनों में पॉजिटिव चेंज हो, मतलब कुछ ऐसा हो कि आप एक में इंक्रीजिंग वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर इनकम इंक्रीज होगा तो क्या एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा? बताओ, अगर आपका इनकम इंक्रीज होता है तो क्या एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा? यस मैम। यस मैम। यस। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, दो वेरिएबल आपने लिया, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इनकम जब आप इंक्रीज करेंगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट वेट, इनकम और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं ना। इनकम अगर इंक्रीज होगा, मान लीजिए आपके पास, इंक्रीमेंट को हम ऐसे शो कर लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, हेलो मैम, क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए लॉक लगा थे? क्यों, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी? हाँ, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, फिर बार कर रहे थे फिर नहीं हो रहा था, 2 बार 3 बार 4 बार करने के बाद हुआ, फिर वो आए तो फिर आप रिकॉर्ड के लिए आया तो हम उस कंटिन्यू करे, फिर लीव हो गया, तो फिर 3-4 बार किए फिर ज्वाइन हुआ। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मैम ऐसे ज्वाइन होने में। यस मैम, बहुत प्रॉब्लम हो बहुत रहा है, प्रॉब्लम होता है। आधा टाइम तो इसी में निकल। यस मैम, करते हैं तो बाहर ही निकल जाते हैं, फिर करते हैं फिर बाहर निकल जाते हैं। वो तो नेटवर्क के इशू की वजह से यस होता होगा मैम। ना, बाहर जो आप वो वो नेटवर्क नहीं नहीं, मैम, मेरा नेटवर्क नहीं होता इशू ही है। नहीं है।
नेटवर्क मेरा भी नहीं होता ही नहीं है। मैम एक क्लास करने के लिए इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, हम लोग मतलब ऐसा यस लगता है जैसे मैम, कोई बहुत करना पड़ता कोई है। दूसरा आके क्लास कर रहा है। चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। इस टाइप मतलब एक में जो चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, इंक्रीमेंट हुआ, तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट हो, देन देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मान लो सेविंग आप इंक्रीज कर लो, ठीक है, अगर आप सेविंग को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा क्या, बताओ। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा हो, मतलब एक में इंक्रीमेंट हो रहा हो और दूसरे में डिक्रीमेंट हो रहा हो, देन दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। यस मैम। सेम डायरेक्शन में अगर मान लो इनकम लो है तो एक्सपेंडिचर भी लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। इनकम हाई है तो एक्सपेंडिचर भी हाई होगा, तो देर एंड अगर सेविंग इंक्रीज कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, इन दैट केस नेगेटिव कोरिलेशन। जहां भी एक दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो, मतलब एक में इंक्रीमेंट हो तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाए, इन दैट केस देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे देखिए इसमें वर्ड्स में अगर आप समझना चाहें तो आप ये देख सकते हो, कोरिलेशन डिफाइन किया जाता है, इफ द चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट्स द चेंज इन अदर वेरिएबल देन द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। आपने x में चेंज किया था, मैंने फंक्शन बताया था लास्ट डे y इज इक्वल टू ax प्लस b, और अगर x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू भी बदल जाएगा, तो इस तरह के रिलेशन को हम कोरिलेशन बोलते हैं। अब टर्म देखो नेक्स्ट है, इफ द टू वेरिएबल्स डेविएट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मीन्स एक का मूवमेंट अगर अपवर्ड हो रहा है तो दूसरा भी अपवर्ड होगा, दैट इज इफ द इंक्रीज और डिक्रीज, अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज इन वन रिजल्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर, पॉजिटिव कोरिलेशन। या फिर डिक्रीज हो रहा है एक में और दूसरे में भी डिक्रीमेंट हो रहा है, इन दैट केस भी हम वो पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। सेम डायरेक्शन होना चाहिए, अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो दोनों में अपवर्ड होना चाहिए, डाउनवर्ड मूवमेंट है तो दोनों में डाउनवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, इन दैट केस दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अगर if increase in one results corresponding decrease in another, then the correlation is said to be negative or diverse correlation. Correlation दो तरह का हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड अगर अपोजिट होगा देन देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। और यही दो तरह का कोरिलेशन हम डिफाइन करते हैं। कोरिलेशन मीन्स रिलेशन है, एक पे दूसरा डिपेंडेंट है, और एक पे दूसरा डिपेंडेंट अगर है तो वो इस फंक्शन से रिलेटेड होगा, इस तरह के फंक्शन से, जिसमें आप x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। मतलब एक में चेंज करने पे दूसरा वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा फंक्शन है तब हम ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ भी x का वैल्यू आप रखो, जितना बड़ा वैल्यू रखोगे उतना ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, जितना स्मॉल वैल्यू आप रखोगे उतना ही ये वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर कोरिलेटेड वेरिएबल है तो एक में चेंज करने से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम बोल रहे थे, x को हम यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे थे और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे थे, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इस फंक्शन में हम x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वो उस पर डिपेंड करेगा। जिसमें लास्ट में मैंने एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए हमारे पास a कोई वैल्यू है, कुछ एवरेज चेंज में से मान लो यहाँ पे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर वाला लेते हैं, तो हमारा x रुपीज़, सपोज 100 रुपीज़ इनकम है और पहले से मान लीजिए आपके पास 10 रुपये पहले से भी हैं, तो ये 10 रुपये पहले से जो है वो b आ जाएगा। x जो है जो भी मान लो 3 टाइम्स आपका x, कोई भी एक फंक्शन है जो एवरेज चेंज बता रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ फंक्शन हो सकता है ऐसा, a का वैल्यू कुछ होता है 3x प्लस b, तो अब इसमें x का वैल्यू पुट करो आप, x का वैल्यू 100
बी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू 3, तो 3 इंटू ए और ये जो है वो y देगा, तो क्या आ रहा है 310 रुपीज़। सो ये 310 रुपीज़ जो है वो उस पर डिपेंड करता है। आपने जब इनकम ये रखा तो एक्सपेंडिचर ये आ रहा है। अगर इसी तरह इनकम चेंज करो, इंक्रीमेंट होगा इसमें, तो इसमें भी चेंजेस आएगा। सो इस तरह से जो वैल्यूज आ रहा है वो एक के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट करने पे दूसरा रिजल्ट आ रहा है। और अगर ऐसा रिलेशन फंक्शन कहीं भी मिल जाए देन वी कैन से द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। अब कोरिलेटेड है तो कोरिलेशन कैसा है, तब सवाल आता है देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन और देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे देखो यहाँ एक में आप 100 रुपीज़ रखें तो दूसरा क्या हो रहा है 310 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको कम कर दो, 50 कर दो, तो 50 करोगे तो क्या होगा 150 हो जाएगा इधर, और यहाँ 10 रुपीज़ आपका ये है, तो आपके पास जो आया मनी वो क्या है 160 रुपीज़। जब आपने इसको 50 रखा तो ये 60 आ रहा है। मतलब पहले ये वैल्यू मान लो अगर हमारे पास आया हो और तो हम इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर हम इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं 50 से 100 कर दिए तो 60 से 300 हो गया, मतलब ऐसा कुछ टर्म आ रहा है। एक में इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, देन देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मान लो ये 3 होकर 3 ना होता, कुछ ऐसा होता 0.5 होता या फिर कुछ और टर्म होता, यहाँ पे माइनस साइन होता, कुछ चेंज होता, कुछ भी डिफरेंट होता, तो हमें क्या मिलता, एक पॉजिटिव मिलता, एक नेगेटिव मिलता। इस तरह से अगर एक को हम इंक्रीज करते तो दूसरे का वैल्यू कम हो जाता। वैसा केस अगर हो सकता है तो देन दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। तो हम लोगों के पास अभी तक जो टर्म्स हम पढ़े हैं वो क्या है, कोरिलेशन। कोरिलेशन किस तरह का होता है, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, ये दो टर्म। देन हमने पढ़ा फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन जो कि था आर एक्स वाई हमारा वेरिएबल है जिससे रिलेटेड है, and this is equal to covariance of x and y divided by under root variance of x and variance of y। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट करना आपको पता है, अंडर रूट भी निकाल सकते हो, वेरिएंस ऑफ y भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोवेरिएंस टर्म है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो पहले कोवेरिएंस टर्म का मीनिंग देख लेते हैं। कोवेरिएंस टर्म वही है जो अभी जस्ट हमने डिफाइन किया था, चेंज इन वन वेरिएबल। एक में आप चेंज कर रहे हो तो दूसरे में जो चेंज अकर हो रहा है ये मेजर करता है कोवेरिएंस को, और इसका फॉर्मूला होता है 1/n समेशन fi xi माइनस एक्स बार, डेटा के टर्म में होगा बिकॉज हमारे पास तो डेटा के फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन होगा ना, तो हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो सब डेटा के टर्म में मिलने वाला है। तो जो फॉर्मूला हम मैथमेटिकली यूज करने वाले हैं वो इस तरह से डिफाइन होगा, दिस इज दिस टर्म इनटू 1/n, यहाँ भी 1/n लिख सकते हो, नहीं तो ये टर्म नहीं भी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों में कॉमन होते हैं। हाँ बोलिए सुनील, क्या बोल रहा है? यस मैम, कुछ नहीं बोला मैम, यस। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है ये कोवेरिएंस है और बाकी का सारा टर्म आपको वेरिएंस जैसे लिखा हुआ है, वेरिएंस ऑफ x लिख दो, वेरिएंस ऑफ y कर दो, इसी तरह से निकलेगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा होगा, डेटा कैसा होगा, एक सेट ऑफ x वेरिएबल मिलेगा, दूसरा सेट ऑफ y वेरिएबल। मान लो यहाँ पे सेट ऑफ x वेरिएबल में कुछ एज डाल दिया जाए, एज एक फैक्टर हो और एज के साथ वेट क्या है वो फैक्टर दूसरा हो।
या फिर इनकम एक्सपेंडिचर या फिर सेल्स प्रोडक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो एक पर्टिकुलर एज, सपोज किसी का एज 5 ईयर है, तो उसका वेट कितना होगा, मान लो 20 kg। नेक्स्ट 10 एज है, देन उसका जो वेट होगा वो, तो इस तरह से आपको सपोज 30 kg ले लो, इस तरह से डेटा दिया रहेगा। इस डेटा से आपको ये सब कैलकुलेट करना है। अब देखो कैलकुलेशन आसान है कैसे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वेरिएशन ऑफ एक्स पूछ रहा है आपसे। क्या ये जो डेटा आपके पास मान लीजिए 10, 15 हम ले लें, नेक्स्ट मान लीजिए 20 ले लें, 25 ले लें, 30 ले लें, इस तरह से हमारे पास डेटा गिवन है। अब इसका एवरेज निकालना है x बार, क्या नहीं निकाला जा सकता है? बताओ, इस डेटा का एवरेज निकाला जा सकता है? ये x बार मिल जाएगा। xi का रोल ये हर इंडिविजुअल वैल्यू कर लेगा, रोल प्ले कर लेगा। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करके आप एक टेबल बना सकते हो, बताओ हाँ या ना, टेल मी। x बार निकाल सकते हैं, इसका एवरेज, सिंपल एवरेज है, सबको जोड़ दो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो यहाँ से हम डेटा निकाल लेंगे। इसी तरह yi है, इस तरह का डेटा हमारे पास गिवन होगा। ये एज, ये डिफरेंस yi भी निकाल सकते हैं, y बार भी निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और n से, टोटल 6 नंबर है, उससे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये भी मिल जाएगा हमारे पास। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला पता है, 1/n समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर, ये भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस सब को जब वैल्यू फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, then that will give the correlation between age and weight। इसी तरह सेल्स और प्रोडक्शन का भी डेटा हो सकता है, इसी तरह बाकी जो भी डेटा है वो भी आपके पास होगा। सबके केस में वही करने वाले हैं, जो क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पास आएगा उसकी बात करें। कोरिलेशन टर्म Rxy इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x बाई अंडर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या फिर वेरिएंस ऑफ x लिखो अंडर रूट करके, या डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला वही है जो आपको अभी मैंने बताया, सिर्फ इसमें फ्रीक्वेंसी टर्म दिख नहीं रहा होगा। फ्रीक्वेंसी टर्म अगर गिवन है तो रहेगा, नहीं गिवन है तो नहीं भी रह सकता है, जरूरी नहीं है हर जगह फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कोवेरियंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसी का मॉडिफिकेशन जिसमें आप xi को yi से मल्टीप्लाई कर दो, x बार को yi से मल्टीप्लाई कर दो, x बार y बार को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x बार को yi से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बट ये कैलकुलेशन कभी कभी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो ऐसा हमें करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। कोरिलेशन का ये फॉर्मूला, कोवेरियंस का ये फॉर्म याद रखेंगे, इसी फॉर्म से बाकी का सारा फॉर्म डिफाइन हो रहा है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, या फिर ये फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो कभी कभी कोरिलेशन जो टर्म है ना, वो बहुत सारे केसेस में आपको डेटा के टर्म में दिया रहता है और कभी फिगर के फॉर्म में भी दिया रहेगा। जब कोरिलेशन मान लो कुछ डेटा के टर्म में दिया हुआ है, इन टर्म ऑफ टेबुलेशन बोलिए, तब दिया रहता है, और कभी कभी होता है ना इस तरह से स्कैटर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। x और y एक्सिस पे क्या कर रहा है, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो जो एज और वेट मैंने कहा, यहाँ पे एज 5, 10, 20, 30 इस तरह से अरेंज किया हुआ है, और इधर वेट अरेंज किया हुआ है, मान लो 5 kg, 10 kg, और इस तरह से ग्राफ में दिखाया हुआ है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ, इस तरह से पॉइंट पॉइंट करके दिखाया हुआ है। और ये पॉइंट बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एज ऐसा कुछ हो सकता है, मान लो डॉटेड ऐसा कुछ होगा,
ठीक है। अब ये जो डॉट्स है, इस एज का इतना बच्चा ऐसा है, यहाँ पे है, इस तरह से डॉटेड फॉर्म होगा। अब इस डॉटेड फॉर्म से आपको बताना है कि इन दोनों वेरिएबल में, मतलब एज और वेट में किस तरह का रिलेशन है। तो इस तरह के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपने शायद पढ़ा होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा था कभी? लीनियर प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स इंटरमीडिएट में अगर जिसका कॉमर्स भी होगा उन्होंने भी लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा है। मैम मैम 12th 11th पे पढ़ रहे हैं। 12th 11th में पढ़े थे। में क्या होता है, एक वेरिएबल आता है, जैसे मान लो एक वेरिएबल x होता था, एक वेरिएबल y होता था, इसके बेसिस पे आप कुछ लाइन ड्रॉ करते थे, तो उस यस मैम। है यहाँ पे बहुत सारा डॉट है। अब क्या करना है, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है इस पूरे डॉटेड एरिया में, सिर्फ डॉटेड एरिया पे भी फोकस करेंगे। ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि इस डॉटेड लाइन से मैक्सिमम पॉइंट्स हम टच कर सकें। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे देखो ये कुछ इस तरह का, इसका इमेजिनेशन समझ सकते हैं आप। आपके क्लास में 50 लोग हैं और 50 लोगों का 50 ओपिनियन होगा। किसी का ओपिनियन एग्जैक्टली मैच करे ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना होगा, आप सब खुद ही ग्रुप बना रहे हो, खुद ही आपका क्लास है, कोई एक सिंगल कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो ऐसा उपाय करेंगे जिसमें मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन मैच हो जाए। अब मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन मैच करने के लिए क्या होगा, जितने ज्यादा लोगों का ओपिनियन आप ले रहे हैं, जितने ज्यादा लोगों का, और जितने ज्यादा लोगों से कहीं बहुत ज्यादा ओपिनियन में मान लो डिफरेंस भी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो वो ओपिनियन कंसिडर करना ज्यादा अच्छा होगा या नहीं, बताओ। और स्ट्रेट लाइन लीनियर प्रोग्रामिंग में हम वही करते हैं। बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है लगता है आप लोग की तरफ, ठीक है। तो अगर इस तरह से जो लाइन दिया जाता है वो बताता है ना, इस लाइन से हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कभी कभी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, तो इधर भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो कैसे जा रहा है, ऐसे एक में 5 था, यहाँ पे ऐसे इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, तो इधर भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो लाइन हुआ वो क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है। मान लो एक में हम क्या कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट से समझिएगा, y का वैल्यू जब हम यहाँ रख रहे हैं तो x का यहाँ आ रहा है, y का वैल्यू कम कर रहे हैं, x का वैल्यू भी कम होते जा रहा है। क्या हो रहा है, एक में बढ़ा रहे हैं, दूसरे में भी, मतलब इसमें देखो एक में ज्यादा कर रहे थे इंक्रीमेंट, तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा था। यहाँ क्या कर रहे हैं, एक में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू अगर ग्राफिकली वो कोरिलेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें तो एक में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज हो जा रहा है। अब जैसे जैसे एक में इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या नेगेटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है। यही चीज यहाँ पे ग्राफिकली आपको बताने की कोशिश की गई है कि जो लाइन है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो तो कोई कोरिलेशन नहीं, मतलब एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। अगर ग्राफ ऐसा जा रहा हो जो मैंने अभी बताया तो कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर इस तरह का लाइन बन जाए, इस चीज को ग्राफ में इसके जब ऐसे जा रहा है देन कोरिलेशन पॉजिटिव है, ऐसे जा रहा है कोरिलेशन नेगेटिव है। और एग्जैक्टली इस तरह से स्लोप बन जाए अगर लाइन का, देन देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ऐसे एग्जैक्टली बन जाए सेम रेशियो में, मतलब इसको अगर ग्राफ में देखो ना तो कुछ ऐसा होगा कि अगर ये 20 है और ये भी 20 है, मान लो यहाँ पे 15 था तो ऑब्वियसली ये 20 हो जाएगा, सेम टर्म आ रहा है, जितना इधर बढ़ा है उतना इधर घट गया, जितना इधर बढ़ा उतना इधर घट गया। अगर ऐसा केस होगा तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा और साथ में आप कहेंगे दिस इज परफेक्ट नेगेटिव। और ये लाइन ऐसे ना हो कि सीधा स्ट्रेट ऐसे जाता, तो हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक में इंक्रीमेंट, और जितना इंक्रीमेंट हम इधर कर रहे हैं उतना ही इधर भी इंक्रीज हो रहा है, जितना इधर इंक्रीमेंट कर रहे हैं उतना इधर भी इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है देन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है,
इसी चीज को ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। और ग्राफिकली मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, ग्राफिकली इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये मैथमेटिकल टर्म्स बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, यस मैम। और ये आपके समझने के लिए और नहीं समझने के लिए की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात इसलिए कर रही हूँ ना कि जब आप एज अ क्या कहा जाए मैनेजमेंट वर्कर काम करेंगे, तब भी आपको कोरिलेशन बताने के लिए इस तरह का ग्राफ यूज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप एक में इंक्रीमेंट शो कर रहे हो तो दूसरे में इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन, सेल, इनकम, एक्सपेंडिचर, आपका एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट क्या आया सेल पे, इन सबको जब आप बताएंगे, आप सपोज अपने क्लाइंट्स को बता रहे हैं वैसा कुछ हो रहा है, तो आपके क्लाइंट्स ही भी हमेशा सारे मैथमेटिकल टर्म्स नहीं समझते। मैथमेटिकल टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ मनी सब कुछ समझ में आता है उनको, बट बाकी चीजें समझ में नहीं आती। तो आप उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके वैसे लोगों तक जब आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाना है जो कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल टर्म्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है या समझना ही नहीं चाहता या समझ में ही नहीं आता, जो भी ऐसा कंडीशन हो, उसको हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव, डेटा को थोड़ा अट्रैक्टिव बना देता है जिससे आप डिस्प्ले करके बता सके, और उसका एक्सप्लेनेशन करना आपको ज़्यादा ईजियर होगा। जब आप प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे ना, तब वो ज़्यादा एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। ऐसे आप कोरिलेशन 1 बताओगे ना किसी को तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ सकता, हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन आप ये बताओगे कि अगर इसमें चेंज हम कर रहे हैं तो ये जो चेंज हो रहा है वो एक जैसा जा रहा है, जैसे यहाँ 5 था तो इधर भी 5 आ गया, इधर 10 था तो इधर भी 10 आ गया। तो इस तरह से जब आप बताओगे कि दोनों सेम वे में ऐसे वैरी कर रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और दोनों इस तरह से कंबाइन होकर यहाँ चल रहा है, इस पाथ पे फोकस कर रहा है, तो आपको बताना ज्यादा आसान होगा। आपका प्रोडक्शन सेल का डेटा इस तरह से स्कैटर्ड है, वो बताना ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल टर्म्स। इसलिए हमने इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ज्यादा यूजफुल होता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि न्यूमेरिकल टर्म से आप बहुत कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको फिर ग्राफिकली हेल्प लेना पड़ेगा। अब कभी भी कोरिलेशन ग्रेटर दैन जीरो, जीरो कोरिलेशन मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन। यहाँ तक अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से जीरो कोरिलेशन का मतलब नो कोरिलेशन है, लेकिन आगे फिर हो सकता है कोरिलेशन कहीं ना कहीं मैथमेटिकली दिखेगा, बट अगर ऐसे सिंपल ग्राफ में ये दिख जाए तो कोरिलेशन यहाँ नहीं है। अगर ऐसा ग्राफ दिख जाए जो इससे रिलेट करके आ रहा है, फिगर 2 और फिगर 4 को कंपेयर करो तो नेगेटिव कोरिलेशन। अगर ऐसा दिख रहा है तो फिगर ये देखिए, फर्स्ट वाला और ये फोर्थ वाला, तब पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिकली आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, कभी भी कोरिलेशन वर्ड जो है इस्तेमाल होता है तो एक टर्म यूज होता है दैट इज लीनियर रिलेशनशिप। कोरिलेशन जो है दैट ऑलवेज मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। अब लीनियर का मतलब क्या होता है आप इससे समझ सकते हैं। अगर इक्वेशन आपको, जो मैंने अभी जस्ट आपको डिफाइन करके बताया था, ये इक्वेशन कोरिलेशन के लिए याद रखो, और रिग्रेशन में भी यही यूज होगा। कोरिलेशन इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अगर ये रिलेशन है तो उसको लीनियर बोलेंगे। और अगर मान लो x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसा फंक्शन मिल जाए, या फिर मान लो x³ y का वैल्यू सपोज ऐसा कुछ हो, या फिर y का वैल्यू कुछ ऐसा हो x⁻³ प्लस 6x², लाइक ऐसा कुछ फंक्शन हो, तो इसे हम नॉन लीनियर बोलते हैं। इनफैक्ट x का पावर अगर 1 से ज्यादा हो जाए, कभी भी x का पावर 1 से ज्यादा हो जाए, तब हम उसको नॉन लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं मैथमेटिकली। लीनियर रिलेशनशिप वही है जिसमें x का पावर 1 हो, x का पावर 0 भी नहीं होना चाहिए। x का पावर 0 है तो ये वैल्यू 1 हो जाता है। किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर का पावर अगर सपोज 0 है, उसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे x⁻0 लिखा जाता है ना, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो कभी भी पावर 0 वाले टर्म को भी हम x के
क्योंकि यहाँ x का टर्म ही नहीं रहेगा। फिर जब x का टर्म नहीं है तो y और x का रिलेशन ही नहीं मिलेगा। तो x का टर्म जो है, x का पावर अगर 1 है, देन दैट रिलेशनशिप इज लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर और नॉन लीनियर का मैथमेटिकल टर्म यही है कि आप इस फंक्शन को लीनियर बोल सकते हैं जिसमें x और y दोनों का पावर 1 हो। और अगर x और y का पावर इस तरह का है, then that relation is not linear, that is non-linear relationship, और कहा जाता है कभी कभी कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। बट हमें उससे मतलब नहीं है कर्वी लीनियर और नॉन लीनियर क्या है, हमें सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप जानना है, क्योंकि हमें सिर्फ ये पढ़ना है जो आपको रिग्रेशन में और कोरिलेशन में आएगा। तो x का पावर 1, y का पावर 1, सिर्फ ऐसे फंक्शन को पढ़ना है, एंड दैट काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज लीनियर फंक्शन। इसीलिए इस टर्म को हम बोलते हैं, जो rxy है वो मेजर करता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द xy। और आपको पता है दिस इज गोइंग टू गिव अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर टर्म्स, सो वो हमेशा लीनियर वैल्यू देगा। लिखा भी है फॉर नॉन लीनियर रिलेशनशिप इट इज नॉट वेरी सुटेबल। हमें फॉर नॉन लीनियर रिलेशनशिप ये नहीं पढ़ना है, अभी फिलहाल तो नहीं पढ़ना, हो सकता है बट हमें नहीं पढ़ना। एक टर्म ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए, जो ये फॉर्मूला डिराइव करके आया है, दिस फॉर्मूला कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई, ये जो टर्म आया है वो दिया है प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने, और इसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। क्या है, इस फॉर्मूला को डिराइव किया गया है प्रोफेसर कार्ल पियर्सन के द्वारा, एंड इसका नाम कभी कभी कोरिलेशन सिंपली बोल देगा आपको, और कभी कभी प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बोला जाता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऐसे। मैम हाँ बोलिए, बोलो। मैं कह रही थी पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो मैं भेज दूंगी, ठीक है। सो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। अब देखो इसके बाद हमें एक और टर्म इसमें समझना है जो कि थोड़ा डिफरेंट है, जो मैंने आपको बताया नहीं, स्किप कर दिया है। यहाँ पे कोवेरियंस टर्म, जो आपका फॉर्मूला मैंने ये बताया, जो फॉर्मूला याद रखना ये फर्स्ट वाला, बाकी चीज़ मत याद रखना, आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सब सिर्फ इतना याद रखना है, दिस टर्म, इसका ये टर्म आता है तो आप बाकी भी भूल जाओ, ये एक्सप्रेशन, ये टर्म याद रखो। अगर खैर ये तो वेरिएंस है, इतना ही आप याद रखो। देखो यहाँ पे जो टर्म इस फॉर्मूला में 1/n है, इस 1/n और समेशन को ना हम ई टर्म से रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, 1/n और समेशन जो टर्म है, एक्चुअली ई वर्ड जो होता है दिस इज फॉर एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन वर्ड का मतलब मैथमेटिकली जो हम कोरिलेशन में पढ़ते हैं दैट इज एवरेज, और एवरेज टर्म का मतलब जहां आप ऐड कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स और n से डिवाइड कर दे रहे हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर रहे हैं और n से डिवाइड कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को एवरेज बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 1/n और समेशन को रिप्लेस कर दिया गया है टर्म वर्ड जो है ई, एक्सपेक्टेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, एक्सपेक्टेशन से ई से रिप्लेस कर दिया गया। अब देखो जहां जहां समेशन आपको दिखेगा और जहां जहां 1/n और समेशन का रोल दिख जाए, वहां पे आप इतना लेंदी टर्म नहीं लिखें और ई वर्ड लिख दें, तो वैसा रिप्लेसमेंट हो सकता है। जैसे देखो 1/n और समेशन यहाँ लिखा है, इसको ई लिख दिया, ई वर्ड एक्सपेक्टेशन, xi ऑलरेडी है तो x को x लिख दिया है, xi भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और x बार जो होता है वो क्या होता है पता है आपको, एवरेज होता है। तो एवरेज का मतलब 1/n और समेशन, तो 1/n समेशन को हम e लिख सकते हैं, तो e ऑफ x लिख दिया, समझ रहे हैं। 1/n समेशन को जहां भी 1/n और समेशन आपको दिख जाए आप उसको e से रिप्लेस कर सकते हो, नो डाउट। जैसे देखिए यहाँ भी आपको पता है ना, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है जब फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो। देखो ये फॉर्मूला है वेरिएंस का, बताओ हाँ या ना, 1/n यस मैम -x बार का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला है वेरिएंस का
तो इसमें 1/n समेशन को देखो क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया ई से, एक्स आई को एक्स है, और एक्स बार एक्सपेक्टेशन, एक्स बार को क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर जो था वो होल स्क्वायर लिख दिया, यही टर्म रिप्लेस करके रख दिया। तो आप इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ये यूज किया जा सकता है। बट अभी हम अगर यूज ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमें उसका यूज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना होगा तो जैसे होगा फिर मैं वो आपको बता दूंगी। लेकिन एक नोटेशन ये भी है, तो कहीं अगर नोटेशन दिखे तो उससे कंफ्यूज नहीं कि ये बिल्कुल अलग है, ये चीज़ दिमाग में ना आए, इसलिए ये जान लो अभी, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ 1/n और समेशन को ई वर्ड से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, इतना ही मतलब है इसका ई नोटेशन का। एंड द वर्ड ई इज, जो ई लिख रहे हैं अल्फाबेटिकल नंबर, दैट इज रेड एज एक्सपेक्टेशन। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशन वही है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं समथिंग, और एक्सपेक्ट क्या करेंगे, ऑन द एवरेज समथिंग, तो ये टर्म बस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोवेरियंस टर्म जो है, कोवेरियंस टर्म मीन्स 1/n समेशन, ये वाला टर्म 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार yi माइनस वाई बार, इस टर्म को हम लोग μ11 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। μ11 एक नोटेशन है जो यहाँ नोटेशन दिया जा सकता है, और ये इसका मतलब वही है, सेम देखिए एग्जैक्टली वही टर्म लिखा है, 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार yi माइनस वाई बार दैट इज इक्वल टू μ11। ये एक नोटेशन है जो आप वेरियस टर्म्स का नोटेशन डिफरेंट यूज कर सकते हैं, ये उस तरह का एक नोटेशन। बस इतना ही फिलहाल याद रखो, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि अभी एक बार में मुझे नहीं मैम ज़्यादा जाने वाला है दिमाग में। अब तक जो है उसमें से पूछिए कुछ, बोलिए। हाँ रुचि बोलो। मैम कह रही थी आपने मार्क्स नहीं बताए हमारे क्यू के। अभी दोबारा हो गया, अच्छा दोबारा वाले का, एक मिनट रुको बता, यस मैम। होगा मेरे पास। मैम हाँ मैम कोरिलेशन रिग्रेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दीजिएगा ना। obviously। और मैम कुछ क्वेश्चंस के सेट भी भेज दीजिएगा। क्वेश्चंस का सेट फॉर कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। यस मैम। चलो ठीक है, इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो पहले वो बताओ, कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो, कुछ भी मीन्स कुछ भी, कोई ऐसा टर्म, कोई ऐसा है जो नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ग्राफिकली क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, जो भी है, कुछ भी पूछना है। बोलिए हाँ या ना। नहीं फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है, चलो ठीक है। देखो मार्क्स सबका, रोल नंबर 4 20 यस मार्क्स, मैम। मैम 4 20 मैम मैक्सिमम कितना का था? मैक्सिमम 20 ही है, यस मैम। बट आपसे ज़्यादा आंसर जो करेक्ट दिया है वो रजनीश ने दिया है, बट यस मैक्सिमम मैम। 20 ही है। 7 रोल नंबर 7 20, रोल नंबर 8 यस मैम 7। बस 5 नंबर आया है। हाँ मैम हेलो। हाँ रोल नंबर 7 का 20 मार्क्स है। 20। रोल तो नंबर टोटल मार्क्स 8 कितना था? टोटल 20 मार्क्स था। नहीं 20 मतलब यार 20 का ही है। मार्केट कितना 20 है। नंबर का था? मार्केट टोटल 20 20 था। नंबर का ही था। मार्केट 20 नंबर का चलो था। हाँ। हाँ, भाई फुल 20 मार्क्स आया तुम्हें। रोल नंबर 8 ओनली 5 मार्क्स, 9 और 12 तो प्रेजेंट ही नहीं रहे। रोल नंबर 13 20 मार्क्स, वाह। 20 का है। 13 का 20 मार्क्स, 16 का मैक्सिमम मार्क्स अगर कहें तो इनका गया, उससे ज़्यादा गया है 30, क्योंकि जितना आंसर उन्होंने किया था अकॉर्डिंगली, बट हाईएस्ट मार्क्स 20 ही है तो 20 ही मिलेगा। 19 का 10 है प्रेजेंट, 19 रोल नंबर। 23 का 15, who is 23? Aditya. Is he present or not? No,
ही इज प्रेजेंट। आदित्य का मार्क्स आया है 25। रोल नंबर कौन है? विश्वजीत। मार्क्स ही नहीं आया, क्यों ऐसा हुआ? तो 26 का 10 आया है, ठीक है। का 10। ठीक है, तो इसके बाद देखो हम लोग ना इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट कैसे होगा वो थोड़ा मैथमेटिकली देखना पड़ेगा। कोरिलेशन का जो रेंज होता है दैट इज -1 to 1, मैंने ये बताया था। -1 दैट मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, +1 दैट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और इसी के बीच में हमेशा कोरिलेशन लाई करेगा। अगर कोई सपोज आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके कोरिलेशन का वैल्यू 6 ले आओ, सो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स जो आपने कैलकुलेशन किया है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि कैलकुलेशन का रेंज जो भी कोरिलेशन करके आप कैलकुलेट करके लाने वाले हो वो हमेशा -1 to 1 ही आएगा। अगर इससे ज़्यादा आता है, किसी का -10 आ जाता है, -5 आता है, तो इस तरह का कोरिलेशन न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो फिजिबल ही नहीं है। कोरिलेशन जब भी होगा दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम कोरिलेशन इज 1, मिनिमम कोरिलेशन इज -1, और इसके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कांट एक्सीड यूनिटी, मतलब जो भी है न्यूमेरिकली उसको हम 1 से, यूनिटी मीन्स 1 से ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, हमेशा इसी रेंज में लाई करेगा। ये इसका प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। बस इतना ही फिलहाल ये है। अब इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो थोड़ा उसका सिग्निफिकेंस और वो डिस्क्रिप्शन समझ में आ जाएगा, तब हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझने में कैपेबल हो जाएंगे व्हाट इज कोरिलेशन, ठीक है। मैम। हाँ बोलिए। बोलो रुचि, क्या बोल रही हो? यस मैम। मैम अटेंडेंस ले लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।